आइसक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले आप इस कहानी की 41 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 42 मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने आंखों के गोशे से देखा कि वो मुझे फाड़ खाने वाली निगाहों से घूर रहा था। फिर मेरे बुशरे पर संजीदगी का गहरा प्रति देखकर वो पुरस्कून होता चला गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सिगरेट पीना चाह रहा था। उसे खामोश पाकर मैंने टोका, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे। तुम्हारे साथ जो कुछ होना है उसका तसव्वुर भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशात फना करने के लिए काफी होगा। वो तल्ख और गसीले लहजे में बोला, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, तुम बिला वजह बात बात पर भड़क रहे हो, जबकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम दरमियान के आदमी हो जो कहा गया ईमानदारी के साथ कर गुजरे। मेरा टकराव तो उसी से है जो तुमसे काम लेती रही है, तो तुम भी उससे वाकिफ हो। उसने सानियत का सीगा सुनते ही चौंक कर सवाल किया, दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते अजनबियों के साथ नहीं होते। मैंने बेपरवाहाना लहजे में कहा, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि यूं मुझे उठवाकर वो कौन सा मकसद हासिल करना चाहती है। उसने अपनी जेब से पैकेट निकालकर 2 सिगरेट सुलगाए और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया, जो मैंने खामोशी से ले लिया। तुम उसे कब से जानते हो? चंद सानियों के बाद उसने सवाल किया। अगर वो वही है तो खासी पुरानी आशनाई है। पूरे शहर की आबादी में ऐसी एक आध ही औरत होगी जो किसी पुरख्वाहिश की बिना पर किसी मर्द को उठवा सके। नाम क्या उसका? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हें नाम भी मालूम नहीं? उसी की तस्दीक करना चाह रहा था। थोड़ी देर की गुफ्तगू के नतीजे में उसके लहजे में मुसालिहाना रंग गालिब आ गया था। हर बार वो एक मुख्तलिफ नाम से सामने आई, लेकिन उसका असली नाम शायद बेबी है। मैंने दानिस्ता झूठ का सहारा लिया। तुम उसे किस नाम से जानते हो? सिर्फ आवाज ही सुनी है फोन पर। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, काम का आधा मुआवजा पेशगी मिल चुका है। फिर उसे काम पूरा होने की इत्तला कैसे दोगे? बकिया रकम कैसे मिलेगी? मैंने उसके एतमाद को मुतजलजल करने की नीयत से कहा, तुम्हें स्टोन हाउस में कैद करना है। वहीं एक मखसूस जगह पर बकाया रकम मिल जाएगी। काम पूरा होने की इत्तला देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है कि वो तुम्हें इस वीरान इमारत में भूखा प्यासा सिसका कर मारना चाहती हो। फिर तुम मुझे किस मारपीट और तशद्दुद की धमकी दे रहे थे? उससे मुझे कौन रोक सकता है? स्टोन हाउस की वीरान इमारत में तुम मेरे ही रहमो करम पर हो गए। पेशगी मुआवजा कैसे मिला था? मैंने उस तरीकाकार में दिलचस्पी महसूस करते हुए सवाल किया। आमादगी जाहिर करने के बाद मुझे स्टोन हाउस का जायजा लेने का मशवरा दिया गया था। वहीं एक मकफिल कमरे में पेशगी रकम का लिफाफा मौजूद था। पूरी इमारत वीरान पड़ी हुई थी और तुम ये जानना भी ना चाहोगे कि तुमसे काम लेने वाली कौन है। फितरी तजस्सुस की बात और है, वरना यह बात मुआहदे में शामिल है कि कामरान की अयादत के लिए आने वाले शिकार को स्टोन हाउस में कैद करने के बाद मैं ताहुक्म सानी उधर का रुख नहीं करूंगा। वो अंदर से खासा सुलझा हुआ आदमी नजर आ रहा था। मेरे बारे में खास हदायत दी गई थी। मैंने उसके बदले हुए सालिहाना रवैये से फायदा उठाने की नीयत से सवाल किया। शायद उसे तुम्हारे और कामरान के ताल्लुक का इल्म था। मुझसे कहा गया था कि जो भी पहला शख्स वहां पहुंचे उस पर हाथ डाल दूं। तुम्हारी जगह काला चोर भी होता तो मेरा यही इकदाम होता, और अगर मैं तुम्हें दुगनी रकम की पेशकश करूं तो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में हरीसाना चमक उभर कर फौरन ही मालूम होगी और वो मजबूत लहजे में बोला, जो हो चुका सो हो चुका। 4 गुना भी मेरे लिए काबिल कबूल ना होगी। ऐसे धंधों में साग की और भरम की बहुत ज्यादा वुक्कत होती है, और अगर मैं स्टोन हाउस में तुम्हें जिक्र देकर भाग निकलने की कोशिश कर लेता, मतलब तुम मेरा निशाना बन जाते, फिर निशाना मेरा भी बेखता है। उसने बेपरवाना लहजे में कहा, अस्पताल की भीड़ में तुम्हें यूं निकाल लाने के लिए गैर मामूली दिलगुर्दे की जरूरत थी। अब तो तुम बिल्कुल ही मेरे लिए बेबस हो चुके हो। फिर उससे गैर जरूरी से गुफ्तगू होती रही, हत्ता कि उसके इशारे पर मैंने दूसरे मकानात से अलग थलग बने हुए एक वीरान मकान के फाटक के करीब कार रोक दी। उसने इग्निशन ऑफ करके चाबी निकाली और अपने कोट की जेब में डाल दी। फिर उसकी तकलीद में मैं भी कार से उतरा। उसका दाहिना हाथ बदस्तूर जेब में था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूरत पेश आने पर वो गोली चलाने में लहजा भर की भी ताखीर नहीं करेगा। दूसरी तरफ वो रास्ते भर बातों में इतना मुनहमिक रहा था कि ताकुब के इम्कानात पर सोच भी न सका था। सुल्तान शाह ने यह अक्लमंदी की थी कि हमारे रुकने का अंदाजा लगाते ही अपनी कार एक तरफ घुमा ले गया था, और उस वक्त तहद्दे नजर वीरानी का राज नजर आ रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि जंगो जदल के कबायली मुआशरे में आंख खोलने वाले सुल्तान शाह ने कार छोड़कर फौरन ही मोर्चा संभाल लिया होगा और जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा। आहिनी फाटक की जैली खिड़की एक बैरूनी मैकेनिज्म को घुमाते ही खुल गई और वो मेरे पीछे अंदर दाखिल हो गया। पुख्ता राहदारी के इख्तिताम पर पत्थरों से बनी हुई कुशादा इमारत वाकई अपने नाम के एन मुताबिक थी। मुझे लाने वाले ने दाखिली दरवाजे का कुफल खोला और अंदर दाखिल होने के बाद हम एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। वो सीधा आतिशदान की तरफ गया था जिसके ऊपर एक फूला हुआ लिफाफा मौजूद था। उसे लिफाफा देखे बगैर कोट की अंदरूनी जेब में डाल दिया। अब तुम यहाँ आराम करो, उसने रिवाल्वर को गर्दिश देते हुए कहा। मेरा काम पूरा हो गया। मैं खामोशी के साथ अपनी जगह खड़ा उसे घूरता रहा। वो रिवाल्वर की नाल मेरी तरफ उठाए उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर बाहर निकलकर उसने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिजली की सी सुरात से
दरवाजे की तरफ लपका था, लेकिन दस्ते पर जोर आजमाई बेसूद साबित हुई। इतनी देर में वो बाहर से दरवाजा मकफिल कर चुका था और मकान में बस उसके दूर होते हुए कदमों की हल्की सी धमक गूंज रही थी। मैं तशवीशज़दा अंदाज में कमरे का जायजा लेने लगा। वहां एक वसीउ अरीज मसहरी, एक कुर्सी और लिखने की मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। एक कोने में गालबन मुलहिका बाथरूम का दरवाजा नजर आ रहा था। मुझे नहायत इत्मीनान के साथ कैद किया जा चुका था और अगर उस कार्रवाई के पीछे रक्षी ही का हाथ था तो मुझे पूरा यकीन था कि सुल्तान शाह नहायत आसानी के साथ अंदर आ घुसेगा और मोहतात अंदाज में मुझ तक रसाई की कोशिश करेगा। रक्षी ने तकीर के लिए काम करते करते खासे गुर सीख लिए थे और इस बार खुद सामने आए बगैर नहायत पेशावराना अंदाज में मुझे अगवा करवा लिया था। उसके वहमो गुमान में भी ना रहा होगा कि उस तरह अपने किसी आदमी के बजाय मैं खुद उसके दाम में आ जाऊंगा, जबकि मैंने उस तक रसाई के लिए दीदा दानिस्ता वो राह इख्तियार की थी। अब देखना यह था कि शिकार फंस जाने की इत्तला पाकर वो कब तक उधर का रुख करती है। उसे आमना सामना होने तक मैं वहां से रिहाई के बजाय उसी कमरे में मुकय्यद रहना पसंद करता। उस कमरे में खुर्दनोश के सामान की गैर मौजूदगी से अंदाजा हो रहा था कि मुझे ज्यादा तवील अरसे तक इंतजार नहीं करना होगा। उसने स्टोन हाउस की इमारत शायद उसी मकसद के लिए किराए पर हासिल की थी कि कामरान के किसी मुलाकाती को घेर घार कर मेरे बारे में मालूमात हासिल कर सके। कमरे की तफसीली तलाशी लेने पर मुझे वहां एक पुराना रसाला मिल गया और मैं बिस्तर पर दराज होकर उसकी वर्क करदानी में मसरूफ हो गया। अभी मैंने उस शुगल का आगाज किया ही था कि अचानक दरवाजे पर हल्के से खटके की आवाज हुई और मैं बिस्तर से उछलकर फर्श पर आ गया। फिर उससे पहले कि मैं दौड़कर दरवाजे की आड़ में बना लेता, कमरे का दरवाजा खुल गया और फिर रक्षी की तहय्युर अमेज आवाज सुनाई थी। ओह, इस बार तो वाकई किस्मत ने साथ दिया है, तुम खुद ही आपन से हो। वो दाहिने हाथ में खुदकार पिस्तौल लिए राहदारी में खड़ी हुई थी और उस आती हथियार का मुहिब दहाना मेरी तरफ उठा हुआ था। सब तुम्हारी कशिश का नतीजा है, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। ये दूसरा मौका कि तुमने मुझ पर हथियार उठाया हुआ है। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तुम तो बहुत ही सुस्त निकले। मुझे अंदेशा था कि कहीं कैदी आहट पाते ही दरवाजे की ओट में न छुप जाए। वो अंदर दाखिल होते हुए बोली। मुझे देखकर उसे हैरत जरूर हुई थी, लेकिन करीब आने पर मैंने उसके चेहरे पर हस्दो मलाल के साहिर रक्सा देखे। मुझे मालूम था कि मैं किसका कैदी हूँ, इसीलिए छुपने की कोशिश नहीं की। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो सर्द और जज्बात से आ रही निगाहों से मुझे घूरती रही, फिर करब आलूद लहजे में बोली, जी चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूं। किसके लिए? मैंने भी गंभीर संजीदगी इख्तियार कर ली। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारे बदन से कासिम के खून की बू आ रही है। मेरे नजदीक ये जुर्म नाकाबिल मुआफी है। हम दोनों एक अनकहे खामोश मुआहदे के तहत जिंदगी गुजार रहे थे और एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। इस खला को शायद मैं कभी पूरा न कर सकूंगी। तुम जानती हो कि मेरी बू पर लगा हुआ था वो। उसकी नीयत बदल चुकी थी और वो मुझे दस्तो पाबस्ता A2 के कदमों में डालकर उसकी खुशनुदी हासिल करने पर तुल गया था। मैं नफेतुल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर वो ना मारा जाता तो मेरी बारी आ जाती। बदले हुए हालात में हम में से एक ही जिंदा रह सकता था। अब ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो मेरे एक हमदर्द के हाथ लग गया और मारा गया। मैं शायद उसे फौरी तौर पर खत्म न करता। तुम झूठे हो, बिजकीनी के आलम में बोली। वो शेर था, आसानी के साथ किसी के बस में आने वाला नहीं था। उसका हशर भी राजा सिकंदर जैसा ही हुआ था। मुझे तो अब शुबा होने लगा है कि सिकंदर भी तुम्हारे ही हाथों मारा गया था। ना तुम अदालत, ना मैं कानून का कैदी। मैंने संजीदगी के साथ कहा, यह अटल हकीकत है कि कासिम मर चुका है। उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। जब मैं बता रहा हूं कि वो मेरे आदमी के हाथों मारा गया तो मुझे अपना एतराफ करने में क्या तामुल होता। मेरे आदमी ने जो कुछ किया मेरे ही इमा पर किया। यह और बात है कि वो उसे जिंदा नहीं पकड़ सका तो जोश में उसका किस्सा ही तमाम कर दिया। कौन है वो? उसकी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई। मैंने कसम खाई है मैं कासिम के खून का इंतकाम अपने हाथों से लूंगी। वो बच न सकेगा। फिर तो तुम्हारा बुनियादी मुजरिम मैं ही हूँ। मुझे गोली मार दो। मैंने अटल और मजबूत लहजे में कहा। जरूर मार देती, काश तुमने एतराफ कर लिया होता। अगर आज की रात गुजर जाती और तुम हाथ न आते तो तुम्हें अपनी बिल से बाहर निकालने के लिए उस पागल लड़के को मरवाने का फैसला कर चुकी थी। तुमने मुझे दुख पहुंचाया। मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देती। मैं अंदर ही अंदर कांप कर रह गया था। वो किसी जख्म खोरदा नागन की तरह खतरनाक हो चुकी थी और उसके अजाइम के बारे में मेरे अंदाजे दुरुस्त साबित हो रहे थे। उसे काबू में रखने के लिए मुझे हर कदम पर मोहतात रहना था। मुझे जहांगीर से मालूम हो चुका था कि वो तोकीर यहाँ A2 से मिल गई थी और कासिम का मनसब उसे सौंप दिया गया था, लेकिन मैं वो तज़किरा छेड़ कर जहांगीर के लिए खतरात पैदा कर सकता था। लिहाजा मैंने एक और पहलू से वार करने का फैसला कर लिया। कासिम मुआहदे से मुकर गया था, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहा। इस मुआहदे के बारे में तुम्हारे क्या अज़ाइम है? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। कौन सा मुआहदा? दिलावर खान के जरिए अपना माल बाजार में फैलाने का मंसूबा। मैंने उसे याद दिलाया। सब भूल जाओ। मुझे महसूस हुआ जैसे ज़हनी तौर पर वो कहीं और हो। कासिम को पैसे की हवस थी और वो अपनी उसी हवस की भीड़ चढ़ गया। मेरी आरजू तो बड़ी मुख्तसर है, आज़ाद और खुशहाल जिंदगी की आरजू। वो मैं इन धंधों में पड़े बगैर भी पूरी कर सकती हूँ। फिर इस वक्त तुम दोनों अंदर के आदमी थे जो चाहते कर सकते थे। अब तुम मातूब हो चुके हो, मैं भी बाहर हूँ। वो थके हुए अंदाज में बिस्तर पर बैठ गई। पसोल वाला हाथ भी उसकी गोद में जा गिरा। उस वक्त मुकम्मल शिकस्त की एक जिंदा तस्वीर नजर आ रही थी।
तो क्या अब मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ? मैंने हैरत से सवाल किया। उसकी आंखें डुबडुबा गईं और उसने अपना सर नफी में हिला दिया। फिर भराई हुई आवाज में बोली, ना कैदी हो ना दोस्त, मैं इन संगीन दीवारों के हिसार में तन्हा रह गई हूँ। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कासिम के साथ, लेकिन हम शहरों बस्तियों में हेरोइन का जहर फैलाकर हंसते खेलते घरों को उजाड़ते रहे और फिर हमारे ही ख्वाब उजड़ कर रह गए। शायद ये कुदरत का इंतकाम था। मैं आहिस्तगी से उसके करीब जा बैठा। मुझे हैरत थी कि उस कदर शदीद जज्बाती गर्दाब में मुब्तला होने के बावजूद उसने खुद को तंजीम से बाहर जाहिर किया था, जबकि जहांगीर ऊपर के फैसले से मुझे आगाह कर चुका था और ये बात जर्रा भी करीने की आस नहीं थी कि तुकीर ने रक्षी को उसके मनसब से आगाह किए बगैर जहांगीर को अपने फैसले की इत्तला दे दी हो। मैंने उसे टटोलने और उसके दिल में तुकीर की तरफ से नफरत का बीज बोने का फैसला कर लिया। जाने वाले चले जाते हैं, वक्त उनका जख्म भर देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें सहारे मिलेंगे, शायद उन्हीं में से कोई तुम्हें कासिम का दुख भुला दे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा, कासिम का दुख कोई नहीं भुला सकता। उसने रुंधे हुए और मगमूम लहजे में कहा। वो एक बेलोस चाहने वाला था। उसने कभी मुझ पर आम मर्दों की तरह मलकियत जताने की कोशिश नहीं की और फिर अपना समझता था। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन तुम दोनों के ताल्लुक का ये फलसफा आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। आ ही नहीं सकता, इसलिए कि तुम सब एक जैसे हो। दिलों की बजाय जिस्मों पर हुक्मरानी को मोहब्बत कहती हो। मगर वो बहुत ही अजीब था और मुझे वालियाना अंदाज में चाहता था। मेरे नजदीक वो मर्दानगी का शाहकार था। कुत्ते को पटे में बांध कर यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसे चौखट से मोहब्बत है। हाँ, जंजीर खुलने के बाद भी वो वहीं मंडलाता रहे तो वफा का यकीन होता है। मैं उससे दस्तबरदार होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसका इंकिशाफ सुनकर मैं दंग रह गया था और फिर सारी बात समझ में आ गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बेखबरी में किसी ने अकब से मेरे सर पर लठ से मारा हो। मैं कई मिनट तक गुफ्तगू का सिलसिला कार जोड़ने के काबिल न रह सका और वो सर झुकाए सिसकती रही। शायद इलियास भी इस राज से वाकिफ न था। आखिरकार मैंने ताईद तलब लहजे में उसके भाई का जिक्र छेड़ दिया। इस बार उसके चौंकने की बारी थी। उसने अपनी नमनाक और वर्म आलूद निगाहें मेरे चेहरे पर लगा दी। तुम उसे क्या जानू? उससे दुख था कि कासिम तुम्हें मुसलसल फरेब दे रहा है, मगर उसे तो मैंने बताया हुआ था कि मैं कासिम से शादी कर चुकी हूँ। उसने मेरी बात काट कर तहय्युज़ लहजे में कहा, सुन लेना और बात है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ सका था। वो बज़ाहिर कासिम के साथ था, लेकिन मुझसे मिल गया था। जिस रात कासिम मारा गया उसी रात इलियास ने मुझसे रुजू किया था। उसे बताया कि वो रात बहुत अहम है। जीवा हाउस में कोई अहम हस्ती मुकीम है। वो अंदर घुसकर सब कुछ तहबाला कर देगा। ओह मेरे खुदा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बेख्तियार चीख पड़ी। तो क्या जीवा हाउस के फाटक पर किसी गुमनाम कातिल की गोली का निशाना बनने वाला वही था? मैंने सर को असबात में जुम्बिश दी। गुमनाम कातिल नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई पर गोली चलाने वाला A2 का कोई खास आदमी था जो जीवा हाउस से दूर रहकर उस इमारत की निगरानी कर रहा था और निगरानी का जवाब भी सामने आ गया। मुझे अपने जराए से मालूम हुआ है कि उस वक्त A2 बजाते खुद जीवा हाउस में मुकीम था। तुम्हारी इतला दुरुस्त थी। वो थके हुए लहजे में बोली, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। इलियास के खून की जिम्मेदार मैं हूँ। शायद उसे भनक मिल गई थी कि मैं कासिम के इमाम पर A2 से मिलने उस रात जीवा हाउस गई हूँ। वो सारी रात मैंने वहीं बसर की थी। फिर मुंह अंधेरे किसी अजनबी के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश और उसके पुरस्कार कत्ल का हंगामा खड़ा होते ही उसने मुझे एक चोर रास्ते से बाहर निकाल दिया था। मैं सोच भी न सकती थी कि मरने वाला इलियास रहा होगा। मेरी हर ज़र्ब कारी साबित हो रही थी। वो तेजी के साथ बिखरती जा रही थी। मेरे नपे तुले झूठ तेजी के साथ उसकी खुद एतमादी को निकलते जा रहे थे। मैंने हैरत जाहिर करते हुए सवाल कर डाला, तुम A2 से मिलने कैसे गई थी? अभी तो तुमने खुद को तंजीम से बाहर का फर्द कहा था और मेरी दानिश में तुम मातूब भी थी। तुम्हारे रुपोश होते ही सब कुछ साफ हो गया था। A2 ने कासिम को पैगाम दिया था कि मेरी तरफ से गलतफहमियां रफा कर दे, मुझे माफ कर दिया गया है और वो बराह रास्त मुझसे मिलना चाहता है। मैं राजा सिकंदर के जमाने में उससे मिलती रही थी, लिहाजा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जीवा हाउस पहुंच गई। वहां A2 ने बताया कि मेरी तरफ से सारी गलत फहमियां तुम्हारी पैदा करदा थी। साजिश तुम खुद कर रहे थे, लेकिन शुबहात का रुख मेरी और कासिम की तरफ कर दिया था। फिर तो तुम A2 को हजारों की भीड़ में भी पहचान दोगी। मैंने पुरुमेद लहजे में कहा। उसके होठों पर तलख मुस्कुराहट बिखर गई। वो नकाब पहने बगैर कभी मेरे सामने नहीं आया। हमेशा ही मज़क्का खेज नजर आता है और शायद तुम्हें इल्म ना हो कि वो बला का मैं नोश है, मगर हर वक्त औसान में रहता है। उसका मतलब है कि तुम तंजीम में वापस लौट चुकी हो। मैंने ताईद तलब लहजे में सवाल किया। वापस ही नहीं लौटी, बल्कि A2 के वादे के मुताबिक मनसबदार भी हो गई हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा और तनफ्फुर से मटाया। शायद उसकी जुबान ही काली है, मैं समझ नहीं सका। यहाँ से उठो। वो मेरी बात काट कर उकताए हुए लहजे में बोली। मेरे असाब बिखर कर रह गए। शायद ये मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन है। मुझे बड़ा कलक हो रहा है कि इलियास जैसा दर्दमंद भाई मार डाला गया और मुझे खबर तक न मिल सकी। तुमसे वो खबर दानिस्ता छुपाई गई होगी। मैंने उसके साथ चलते हुए शोशा छोड़ा, लेकिन वो खामोश ही रही। राहदारी में आकर वो नकासी के बजाय अंदर जाने वाले रास्ते पर मुड़ी तो मैं चौंक पड़ा। इधर कहाँ जा रही हूँ?
फिर कहाँ जाऊं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मेरा मतलब है कि ये तो शायद वीरान इमारत है। मैंने सिरपटा कर कहा, स्टोन हाउस कासम की मलकियत है। मुझे अस्पताल से निकाल कर वो यहीं लाया था। तो मिलाने वाला उसे वीरान ही समझ सकता है, क्योंकि सामने के रुख से ये वीरान ही नजर आती है। सिर्फ अकबी 2 कमरे मेरे इस्तेमाल में हैं और मैं आमदोरफ्त के लिए उसी तरफ खुलने वाला रास्ता इस्तेमाल करती हूँ। उस तरफ पहुंचकर मेरी आंखें खुल गईं। उनमें एक कमरा निशिस्तगाह के तर्ज पर शाहाना अंदाज में आरास्ता था और दूसरा ख्वाबगाह पर मुश्तमिल था। वहां भी तईश के सारे लवाजमात जमा थे, लेकिन जा बजा बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई अशिया से अंदाजा होता था कि रक्शी इन दिनों वाकई परागंदा खातिर थी। ख्वाबगाह में दीवार गिर कैबिनेट बार का दरवाजा खोलकर उसने इस्तफ्तार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा तो उसका हाथ काले कुत्ते की गर्दन पर था। मैं इस बात में सर हिला कर रह गया और वो वसी ख्वाबगाह के एक गोशे में पड़े हुए नर्म सोफे पर जा बैठी। भरा हुआ खुदकार पिस्तौल उसने सेफ्टी केच चढ़ाकर बेपरवाही से मसहरी पर डाल दिया था। मैं उसे हमदर्दी का तासुर देने की नीयत से भारी कदमों से चलता हुआ वहीं जा बैठा। उसने इब्तदा कासिम की याद से की और मैंने अपने जुमला गुनाहों के बावजूद सोचा कि मरने वाला किस कदर बदनसीब था कि उसकी महबूब तरीन हस्ती उसका नाम लाल परी में घुल रही थी। मनसबदारी की बात रह गई थी। दूसरी दौर की इब्तदा में मैंने उसे याद दिला। हीरोइन की सुदागरी बिल लाशों की सुदागरी होकर रह गई है और बुरा सा मुंह बनाकर बोली। उसकी आवाज में सरूर के हलकोरे फौरन ही नमूदार हो चलते। एटू ने कहा था कि अगर किसी मरहले पर कासिम मारा गया तो मैं इसकी जानशीन मुकर्रर कर दी जाऊंगी। शायद वो कबूलियत की कोई साहत थी, क्योंकि कासिम उसी रात बल्कि शायद उसी घड़ी मार डाला गया था। समझो तो अब मुझे बिफोर हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस दौरान में A2 से राब्ता कायम नहीं हुआ तुम्हारा। शायद तुम पहले शनासा मिले हो तो दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ है, वरना मुझ पर तो बस खून और चनून सवार था। न जाने क्या बात थी कि तुम्हें देखती गोली न चलाई, वरना मैं तो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही थी। मुझे मारकर तुम्हें ज्यादा दुख होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारे मुकद्दर में यही लिख दिया गया है कि लड़ते भिड़ते जिंदा रहे। पता नहीं इस बार की मसालियत कितने दिन चलती है। फिर तुम रिवाल्वर बदस्त सर पर सवार नजर आओगी। मैं बहुत दुखी हूँ डैनी। वो खाली गिलास तपाई पर लुढ़का कर सोफे की पुश से टिक गई। कासिम मेरी जिंदगी का निचोड़ था। उसके बाद मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हूँ। वो अक्सर बड़े अच्छे शेर सुनाता था। कातिल और मंशियात फरोश होने के बावजूद उसे हर अच्छा शेर याद था। कुछ कुछ मुझे भी याद रह गए हैं। कहता था, जिंदगी तेरे तसव्वुर में फना हो जाएगी तो मेरा शौक़ इबादत देखती रह जाएगी। और देख लो कि जो कहता था उसने वही कर दिखाया। खेल ही खेल में अपनी जान पर खेल गया। अब कहाँ जाऊँ, कहाँ तलाश करूँ उसे। उसने तीसरा दौर शुरू कर दिया। रफ्तार की तेजी अपना रंग दिखाने लगी थी, मगर मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। उससे पहले भी एक बार उसके साथ उस तजुर्बे से मैं गुजर चुका था। होश और मदहोशी के दौरान उस पर वो वक्त जरूर आता था जब वो सच उगलने की मशीन बनकर रह जाती थी और मैं पूरी तवज्जो के साथ उस मरहले का मुंतजिर था। घर होता तो घर ही चली गई होती। वो लुकनत ज़दा और उदास लहजे में कह रही थी, अब तो ना बाबुल की चौकट रही, ना चाहने वाले का साया। लगता है कि रास्ते का एक पत्थर बनकर रह गई हूँ, जिसका जब और जिधर दिल चाहे ठोकर मार कर लुढ़का दे। फिर गुनगुनाने लगी, चाम होने को है किधर चाहे, अपना घर हो तो अपने घर जाए। क्यों मुझे भी उदास कर रही हो? ये घर तो है तुम्हारा। जिंदगी से समझौता कर लोगी तो इस संगीन दीवारों में तन्हाई का एहसास भी जाता रहेगा। कासिम चला गया मगर A2 जिंदा है और तुम पर मेहरबान भी। फिर तुम्हें किस बात का गम है? मैंने चाबक दस्ती के साथ मौजू को अपनी मर्जी के रुख पर लाते हुए कहा, इसे लिख लो कि वो मेरे हाथों मारा जाएगा। वो तरंग में बोली। मैदे में उतरी हुई मैं तर चढ़ कर बोलने लगी थी और दिल के नेहा खानों में छुपी हुई नफरत अल्फाज के कालिब में ढलने लगी थी। तुम्हारा कासिम से समझौता हो चुका था। उसी ने दोबारा कासिम को तुम्हारे खिलाफ उकसाया और फिर बाद में ना वो मुझे जीवा हाउस तलब करता, ना इलियास मेरी तलाश में वहां घुसते हुए मारा जाता। वो साजिशी है, खूनी है। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया लेकिन उसे हरगिज मुआफ नहीं करूंगी। और कामरान, मैंने तजस्सुस अमेज़ लहजे में सवाल किया। ओह, उसने खिलाफ में अपना हाथ लहराया। वो पागल बच्चा, उसे मुझे कोई पुरखाश नहीं। उसे तो मैंने चारा बनाना चाहा था। हाय वो बेचारा, उससे भला मुझे क्या लेना है? फिर उसके हाथ कांपने लगे। उसकी हरकत और सकनात से बिनाई का इबहाम भी वाज़े होने लगा, लेकिन वो लड़खड़ाए हुए लहजे में मुसलसल बोले जा रही थी। फिर अचानक ही वो शिकस्ता टुकड़ों में बोली, साकी तेरे करम पर बड़ा नाज था मुझे, नाकाम जा रहा हूँ मुकद्दर की बात है। दूसरे मिसरे की इब्तिदा करते ही उसकी हिचकियां बंद की और फिर उसने जहर गुदाज अंदाज में बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। वो बहरा रूह और जराइम पेशा थी, लेकिन उसके माजी से पूरी तरह वाकफियत रखने के बावजूद उसे यूं फूट फूट कर रोते देखकर मैं भी दिल गिरफ्ता हो गया। उसे तसल्लियां देना बेसूद था, लिहाजा मैं वहीं बैठा उसके बेसूद होने का मुंतजिर रहा और थोड़ी देर तक रोते रोते वो वहीं सोफे पर बेहोश हो गई। काले कुत्ते का मैदा खाली हो चुका था और रक्षी का मैदा हल्क तक भरा हुआ था। मैंने ख्वाबगाह के दरवाजे में लगे हुए हजमी कुफल का अंदरूनी बटन दबाया और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दरवाजा अंदर ही से खोला जा सकता था, बाहर से खोलने के लिए चाबी जरूरी थी। दरवाजा बंद करके मैं पलटा तो सुल्तान शाह को ड्राइंग रूम में एक सोफे पर विराजमान देखकर हैरान रह गया। आओ आओ, मुझे देखते ही वो खुश दिली के साथ चहका।
मैंने की होल से जो कुछ देखा उसकी बुनियाद पर सोच रहा था कि मेरी तो चौकीदारी करते ही रात काली होगी। वक्फा हुआ है या रवानगी की इजाजत ले आए हो? गधे हो तुम, मैंने खुश्क लहजा में कहा। अब सीधे बाहर निकल चलो, यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है। बाहर निकलते ही पहले प्याज खरीदना पड़ेगी। वो मेरी सांसों की बू पर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, किसी संतरी से मुलाकात होगी तो शामत ही आ जाएगी। इस वक्त तुम पर 3 कानून लागू होते हैं। की होल से झांकते झांकते कानून दान भी हो गया क्या? पहला असूल यही है कि जो काम करो उसकी ऊंच नीच देख लो। जिस दिन हेरोइन बेचने का इरादा किया था उसी दिन पता चला लिया था कि नशेबाज पर शहरी कानून के साथ मार्शल लॉ एक्ट के तहत भी जुर्म आयद हो सकता है। ये शौक है तो प्याज भी जेब में लेकर घूमा करो। मेरे गांव में तो ये एक बुनियादी असूल है। मुझे लाने वाले का क्या हुआ? मैंने उसकी रहनुमाई में बाहर निकलते हुए सवाल किया। वापसी में अकेला था, लिहाजा मैंने निकल जाने दिया। चाहता तो बेखबरी में उसे छाप सकता था। तुम तक पहुंचने से पहले मैंने इमारत का भरपूर जायजा लिया तो पता चला कि पिछले कमरे में वो रहती है, लिहाजा तुम्हें भूल कर उसी की निगरानी शुरू कर दी। आखिर हुआ क्या? पिस्तौल से शुरू होने वाली गुफ्तगू दावत पर खत्म हुई। ये सब मुकद्दर की बातें, मैंने हंसते हुए कहा। सामना होने से पहले वो मेरे खून की प्यासी हो रही थी, मगर बातों के उलझावे में रफ्ता रफ्ता सारी दुश्मनी भूल बैठी। मुझे बड़ा तरस आ रहा था बेचारी पर। आखिर में तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे बाहर से मार खाकर आने वाला कोई बच्चा अपने बुजुर्ग के सामने जाते ही बिखर कर रह जाता है। ये मशीनी दौर है सुल्तान शाह, मैंने हमारे से बाहर निकलते हुए कहा। दूर से हर एक बहुत खुशहाल, मुतमिन और अपनी जात में मगन नजर आता है, लेकिन जैसे जरा करीब से देखो या कुरेदो वही दुखी नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे इस अहद का हर इंसान अंदर ही अंदर मशीनी दौर का अजाब झेल रहा है। और ये कर्ब ज़ात जब हद से बढ़ने लगता है तो लोग अपने माहौल से फरार की कोशिश करने लगते हैं, मगर पेट का तोज़क बड़ा ही नापकार है। 2 वक्त की रोटी का हसूल इस कदर मुश्किल और पेचीदा होकर रह गया है कि माहौल से जिस्मानी फरार नामुमकिन होकर रह गया है। लिहाजा औसत और कम आमदनी वाले तबके ज़हनी फरार पर ही गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं, और ज़हनी फरार के लिए नशा सबसे ज़रूरी है। कोई वीडियो का नशा कर रहा है, कोई हर वक्त मुहज़्ज़ब इखलाक लिटरेचर का, कोई सनसनीखेज कहानियों में डूबा हुआ है। और जिनके लिए ये नशे नाकाफ़ी हैं या बेअसर होने लगते हैं वो तेज़ नशों की तरफ राग़िब होने लगते हैं। यही वजह है कि इंसानों की हर मंडी में हेरोइन की ज़बरदस्त मांग है। जो दाम चाहो मिल जाते हैं, जितनी चाहो मुलावट कर लो, कोई आंखें निकाल कर शिकायत नहीं करता। हेरोइन की तिजारत तमाम तर मुखालफतों के बावजूद फ़रोग पजीर है, क्योंकि तासीर में सबसे आगे है। कर्नल द्वार ज़ैदी की कार के करीब पहुंचकर मुझे खामोश होना पड़ा। सुल्तान शाह मेरे लिए दरवाज़ा खोलने के बाद घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। बात खत्म होगी तुम्हारी। कार में बैठने के बाद उसने इंजन स्टार्ट करते हुए मुझसे सवाल किया, ये सब भाभी को सुनाया करो। मशीनी दौर, कर्ब, ज़हनी फरार, ये सब मुझसे हजम नहीं होता। दिमाग की चोली हिला दी तुमने ज़रा सी देर में। और मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बेख्तियार हंस पड़ा। और कुछ हुआ या ना हुआ, मेरा फ़लसफ़ा उसे हजम नहीं हो सका था। गनीमत यही था कि उसने उसके इजहार के लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था।